दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित की आज की कवर स्टोरी में आपको दिखाएंगे अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स में ट्विस्ट। पीडीए की परिभाषा में पी का मतलब पंडित जी। यूपी में ब्राह्मण पॉलिटिक्स का पंडित जी प्रणाम अध्याय। इसके बाद बिग स्टोरी में पेपर लीक पर सर्वदलीय पॉलिसी की पोल खोलेंगे। नीट में पेपर लीक पर चुप रहने वाली बीजेपी झारखंड पेपर लीक पर क्यों बोलने लगी, और झारखंड में पेपर लीक हुआ तो राहुल गांधी की क्रांति वाली मशाल बुझ क्यों गई। और रात 9:30 बजे स्पेशल स्टोरी में आपको दिखाएंगे असली कांवड़ियों के बीच में घुसपैठ करने वाले उत्पातियों की मुंह दिखाई करेंगे, जिनके बीच में अंतर करना बेहद जरूरी हो चुका है। और अब जनहित की खबर आप तक पहुंचाते हैं विस्तार से। 2027 चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई व्याख्या की जा रही है। आज अखिलेश यादव ने पीडीए की नई परिभाषा गढ़ दी है और कह दिया है पंडित जी प्रणाम। आज लखनऊ में समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर अखिलेश ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क जाकर उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और फिर पीडीए में पंडितों को भी ऐड कर लिया। उन्होंने कहा कि पीडीए में पीडी का मतलब पंडित भी है। सबसे पहले आप सुन लीजिए आज अखिलेश यादव ने यह नया दांव चलते हुए कैसे कहा पंडित जी प्रणाम। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं तब से पीडीए की नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। और इस तरह से सपा के मुखिया ने आज पीडीए की परिभाषा बदल डाली है। अब तक समाजवादी पार्टी के पॉलिटिक्स में पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक माना जाता था। अब नई परिभाषा में पंडित को भी इसमें जोड़ दिया गया है। पीडीए में पंडितों की एंट्री करवाने के बाद अखिलेश यादव ने श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर खुद को यदुवंशी के तौर पर प्रोजेक्ट किया और ब्राह्मणों यानी पंडितों को सुदामा बताया है। अखिलेश यादव ने यदुवंशी श्री कृष्ण और ब्राह्मण सुदामा की दोस्ती का उदाहरण भी दिया। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है, बताओ कितने हजार साल पुरानी है। किस युग की है दोस्ती कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है। अगर कोई दूसरा उदाहरण हो पूरे धरती पे तो हमें बता दो, कृष्ण और सुदामा का कोई दूसरा उदाहरण हो तो बता दो। इसलिए समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है। अखिलेश यादव ने पीडीए के पी और डी को मिलाकर पंडित बना दिया। इसके पीछे उनकी रणनीति और मकसद एकदम साफ है। ये 2027 चुनाव से पहले ब्राह्मण वोट बैंक तक पहुंच बनाने की कोशिश है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन पहले आप ये देखें कि अखिलेश यादव पहले भी पीडीए की परिभाषा को अपनी सुविधा और सहूलियत के हिसाब से किस तरह बदलते रहे हैं। तो जून 2023 में जब पहली बार अखिलेश यादव ने पीडीए शब्द लॉन्च किया था, तब यह शब्द पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक से मिलकर बना था। अक्टूबर 2023 में अखिलेश यादव ने परिभाषा में थोड़ा चेंज किया। पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अगड़ा यानी उच्च जाति, आदिवासी और आधी आबादी भी, इन सभी को शामिल कर लिया। जुलाई 2024 में पीडीए का फिर से एक्सटेंशन हो गया। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी के साथ अगड़ों में उत्पीड़ित को भी जोड़ लिया गया। तो दिसंबर 2025 में बिहार चुनाव के दौरान पीडीए से अल्पसंख्यक शब्द हटाया गया। ए से आधी आबादी यानी महिलाओं को इसमें ज्यादा तवज्जो दी गई। और अब अखिलेश यादव ने पीडीए में पी और डी को जोड़कर इसकी फुल फॉर्म पंडित कर दी है और समाजवादी पार्टी को पंडितों का हितैषी बताने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडीए और मजबूत दिखाई देगा। जिस समय सैटेलाइट इमेज निकाली जाएंगी उस समय पता लग जाएगा कि गाड़ी किसने पलटाई है। जो सबसे पहले पीडी है, जो पी है, उन्हीं के पीछे पड़ गए हैं। और वो जो कहावत है गोरखपुर में, हाथा नहीं बहाता।
अखिलेश यादव ने आज पीडीए की पीडी की नई परिभाषा देकर सीधे सीधे उस ब्राह्मण वोट पर हाथ रख दिया जो 2014 से बीजेपी की तरफ झुका हुआ है, जो 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिता चुका है। वैसे देखा जाए तो अखिलेश ने अपने पीडीए फॉर्मूले में ब्राह्मणों को लाने की प्रैक्टिस 2024 के लोकसभा नतीजों के बाद ही तेज कर दी थी। इसके 4 उदाहरण भी अब आपके सामने रख देते हैं। जब अखिलेश ने राम मंदिर के पैरेलल इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण शुरू कराया और उसकी लगातार ब्रांडिंग से संदेश दिया कि सनातनी सिर्फ बीजेपी ही नहीं है। महाकुंभ में जब शंकराचार्य के बटुकों की शिखाएं खींची गई तो अखिलेश ने इसे भी भुनाया। इस पर ठाकुरों के राज में यूपी के ब्राह्मणों के अपमान का नैरेटिव आगे बढ़ाया। कन्या भोज और हवन भंडारे करवाकर अखिलेश यादव पिछले दिनों उसी धार्मिक पिच पर आने की कोशिश करते दिखे जो अभी तक सिर्फ बीजेपी का सियासी स्टाइल रहा है। और फिर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाने का पहला क्रेडिट भी अखिलेश को ही जाता है। 7 जून को उन्होंने ही यह मुद्दा उछाला जो बीजेपी की फांस अब तक बना हुआ है। और अखिलेश यादव ने आज तो ब्राह्मण स्ट्रोक खेल दिया। 2027 के चुनाव के लिए टिकट बांटने की शुरुआत भी एक ब्राह्मण से ही की। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाने वाले पवन पांडे को अयोध्या से प्रत्याशी आज घोषित कर दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश जी। भगवान परशुराम की जयंती का अवकाश दोबारा घोषित किया जाएगा, ये हम आज सारे लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं। अखिलेश पी से पंडित भी बता रहे हैं, पी से पीड़ित भी बोल रहे हैं। यह मैसेजिंग है कि यूपी में जो पंडित और पीड़ित के मायने एक ही हैं। इस सियासत में अखिलेश को हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को बेचारा ब्राह्मण बताने से भी परहेज नहीं। यह अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स में आया वो यू टर्न है जिसमें उन्हें ब्राह्मण वोट बैंक के जरिए सत्ता का रास्ता दिखाई दे रहा है। यूपी की 10 से 15% आबादी ब्राह्मण मानी जाती है। 31 जिलों में ब्राह्मण वोट बैंक पर का जो असर है वो बहुत मायने रखता है। 115 सीटों पर ब्राह्मणों का सीधा प्रभाव है। 12 जिलों में ब्राह्मणों की आबादी 15% से कहीं ज्यादा है। 2017 और 2022 दोनों विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का एक बड़ा फैक्टर ब्राह्मण वोट बैंक भी रहा था। जिस ब्राह्मण वोट बैंक पर अब अखिलेश यादव सेंध लगाना चाह रहे हैं वो बीजेपी का कोर वोटर रहा है। सीएसडीएस लोकनीति के मुताबिक 2022 चुनाव में बीजेपी को 89% ब्राह्मणों ने वोट दिया था, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 6% ब्राह्मण वोट मिले थे और कांग्रेस को तो सिर्फ 1% ब्राह्मण वोट देने के लिए पहुंचे। जबकि 2017 में यानी कि उसके पहले के चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 83%, समाजवादी पार्टी को 7% और बीएसपी को 2% ब्राह्मण वोट हासिल हुए थे। यानी कि 17 में 83% के साथ भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे थी। यूपी की सियासत में ब्राह्मण सिर्फ वोट बैंक नहीं है बल्कि सरकार में भी ब्राह्मणों की बड़ी हिस्सेदारी है। यूपी के कुल 403 विधायकों में ब्राह्मण विधायकों की संख्या 52 है, 52, यानी यूपी विधानसभा में हर 8वां विधायक ब्राह्मण है। पीडीए में पंडितों की एंट्री करवाकर अखिलेश यादव ने ब्राह्मण कार्ड खेल दिया, जिसके पीछे असली मकसद राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को 27 के चुनाव में कैश करवाने की रणनीति है। चढ़ावा चोरी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने की पॉलिटिक्स का पार्ट है। अखिलेश ये नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं कि बीजेपी ने भगवान राम और ब्राह्मणों के साथ धोखा किया है, इसीलिए पंडित पीड़ित हैं। अखिलेश बताना चाहते हैं कि पीडीए में पंडितों को शामिल करके बीजेपी के हिंदू नैरेटिव का वो काउंटर कर लेंगे। 2027 चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को सिर्फ यादव मुस्लिम पार्टी की छवि से बाहर निकलना होगा और अखिलेश यादव लगातार उसी कोशिश में लगे हुए हैं। असल में अखिलेश सवर्ण वोट का एक हिस्सा अपने पक्ष में करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी को भी अपने हिंदुत्व और सनातन के फेविकोल पर पूरा भरोसा है कि 2027 के चुनाव में यूपी का ब्राह्मण वोटर उसे छोड़कर नहीं जा सकता। इसीलिए बीजेपी बार बार अयोध्या के कार्यसेवकों पर फायरिंग से लेकर अखिलेश यादव की अभी तक राम मंदिर ना जानने की बात को याद दिलाती है। इसके अलावा मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर समाजवादी पार्टी पर बीजेपी तीर चलाती है। आपको सुनाते हैं पीडीए में पीडी को ब्राह्मण बताने पर यूपी के ब्राह्मण डिप्टी सीएम
और ब्राह्मण पूर्व डिप्टी सीएम ने आज क्या जवाब दिया। ये समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं। ये खुद कंफ्यूज है। कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं। जिनके बारे में आपने अपशब्दों का, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, कहा कि एक फलाने की नौकरी ले जाते हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में आप ब्राह्मणों को भगा देते। अब होने वाला कुछ नहीं है, ब्राह्मण भी जानता और सारी जातियां भी जानती हैं। अखिलेश अगर ब्राह्मणों को रिझाकर दोबारा से यूपी का सीएम बनने का सपना देख रहे हैं तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। 80 के दशक में यूपी का ब्राह्मण कांग्रेस के साथ था, लेकिन ऐसा अब नहीं क्योंकि वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर चुका है। लेकिन यह भी सच बात है कि वो बीजेपी को छोड़कर नहीं जा सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर अतीत देखें तो ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ भी गया और एक वक्त बीएसपी के साथ भी, वो भी तब जबकि बीजेपी का हिंदुत्व अपने पूरे उफान पर था। साल 2007 में बीएसपी की सरकार बनी और मायावती मुख्यमंत्री बनी तो ब्राह्मणों के 16% वोट उनके साथ थे। बीजेपी को ब्राह्मणों के सबसे ज्यादा वोट मिले, लेकिन फिर भी वो सत्ता से चूक गई थी। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, अखिलेश यादव सीएम बने तो इसमें ब्राह्मण वोटों की हिस्सेदारी 19% थी। बीएसपी को भी इतने ही वोट मिले। तब समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के भी ब्राह्मण वोट अपने साथ खींच लिए थे। लेकिन 2017 में बीजेपी ने एक तरह से सारा ब्राह्मण वोट अपनी ओर झुका लिया। 2017 में 83% और 2022 में 89% ब्राह्मण बीजेपी के साथ चले गए। यह आंकड़ा आपको पहले दिखा चुके हैं। इस बात से आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मणों को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए अखिलेश यादव आखिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। अगर 80% से ज्यादा ब्राह्मणों ने 2 बार बीजेपी की लगातार सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश में, तो 2027 के लिए अखिलेश यादव खुद के लिए यही चाहते हैं। इसी वजह से कृष्ण सुदामा की दोस्ती, पवन पांडे के नाम का ऐलान और ये बताना कि पंडित जी प्रणाम, और पीडीए में पीडी का मतलब पंडित होता है, तो आप समझ लीजिए कि वो ब्राह्मणों के वोट को लेकर इस समय कितने गंभीर नजर आते हैं। अब बीजेपी इसकी काट किस रूप में लेकर आएगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ते हुए आपको लेकर चलते हैं अब झारखंड। क्या हमारे देश में किसी सरकार, किसी राजनीतिक दल, किसी नेता को छात्रों की चिंताओं और परेशानियों से कोई मतलब है, या सबको सिर्फ अपनी अपनी सियासत की पड़ी है? क्योंकि देश देख रहा है कि पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी का मुद्दा छात्रों के जीवन मरण का सवाल बन चुका है। सालों की मेहनत, परिवारों की उम्मीदें और करियर सब कुछ दांव पर लग जाता है। लेकिन आप जानते हैं, जब यह मुद्दा सियासी रंग ले लेता है तो पीड़ित छात्र बहुत किनारे कर दिए जाते हैं। नीट पेपर लीक के बाद अब झारखंड में जेपीएससी पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ भी अब यही हो रहा है। जो बीजेपी जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ जनजी प्रोटेस्ट से अनुचित दूरी बनाकर रखे हुए थी, वही बीजेपी अब झारखंड में जेपीएससी पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन पर बैठे छात्रों से नजदीकी बढ़ा रही है, उनके मुद्दे उठा रही है। और जो विपक्षी नेता नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों की आवाज दिल्ली में बने हुए थे, आज भी संसद परिसर में सरकार से जवाब की मांग कर रहे थे, वो झारखंड में पेपर लीक पर गूंगे बहरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए हमारा कहना है कि ये जो पॉलिटिक्स है वो किसी की भी सगी नहीं है। इसमें छात्रों के हितों की फिक्र किसी को भी नहीं पड़ी है, क्योंकि सियासत का एक ही मंत्र है जिसे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों फॉलो करते हैं। हमारी सरकार में पेपर लीक तो साजिश, अगर विपक्षी सरकार में पेपर लीक है तो फिर सिस्टम का फेल्योर। जब तक हमारे देश की सरकारें और विपक्ष ये नारा लगाते रहेंगे, छात्र बार बार धोखा खाते रहेंगे। जैसा कि अब झारखंड के छात्रों के साथ हो रहा है। पिछले 12 दिनों से झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जेपीएससी पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर बना हुआ है, जहां छात्र पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन वाली सोरेन सरकार अपनी ही धुन में मगन हो चली है। उसके किसी भी मंत्री के पास इतना वक्त नहीं कि वो छात्रों से मुलाकात करके उसकी जरा बात ही सुन ले। लेकिन ये छात्र ये तय कर चुके हैं कि सरकार को अपनी बात सुनाकर ही दम लेंगे।
एबीपी न्यूज की टीम रांची के जंतर मंतर पर छात्रों की आवाज बनी। वो आवाज जो दिल्ली में राहुल गांधी सुनकर अनसुना कर रहे हैं, वो आवाज जिसे सुनकर भी सीएम हेमंत सोरेन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा। कांग्रेस डीएमएम शासित झारखंड के छात्रों की वो आवाज जनहित में जरूर सुनी जानी चाहिए। सरकार ने अब तक बस यही बोला कि मेरा सीना में दर्द हो रहा है, मेरा सीना में जलन हो रहा है, लेकिन उनको दया माया कुछ भी नहीं आ रहा। 3 मांगे हैं, पहली रद्द, दूसरी जांच और तीसरी रिफॉर्म। रद्द मतलब जो टीडीपीएल कंपनी जितने भी परीक्षा ली है उसको तत्काल रद्द किया जाए, जितना भी अनियमितता हुआ है परीक्षा में उसकी जांच हो, और तीसरा ये आगे में अनियमितता ना हो। और ये बहुत दुख का बात है कि आज 12वां दिन है और 12 दिनों में कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हम स्टूडेंट्स का दर्द को नहीं समझता है। शायद आप सीबीआई जांच की अनुशंसा क्यों नहीं करते? क्या आपको झारखंड में करप्टेड जो अधिकारी हैं उन पर भरोसा है या झारखंड के छात्रों पर भरोसा है? जब सरकार बोल रही है कि आंख है कान से सब कुछ दिख रहा है, तो सर दिख रहा था आपका मुख्यमंत्री का आवास है बगल में, मुश्किल से 2 से 2.5 किलोमीटर होंगे सर। आप हम लोग आज 12 दिन हो गए सर, अब 12 दिन में 2.5 से 2.5 किलोमीटर आप नहीं बदला आ सकते हैं। जो लोग पैसा देते हैं उनका नौकरी मिलता है, और जो इसके पास पैसा नहीं है, चाहे कितना हो पढ़ने वाले छात्र हो, कितना हो मेधावी हो, वो अपना घर में बैठे रहें। हम लोग को बस ऐसे ही हाल पे छोड़ दिया, कोई सुनवाई नहीं। सरकार से हम लोग सीआईडी का नहीं सीबीआई का जांच का मांग कर रहे हैं। जब तक सारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये लोग यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। और इस बार जो झारखंड में हर बार पेपर का केवल लीक नहीं हो रहा है, पेपर बेचे जा रहे हैं। युवाओं की सरकार बनेगी, रोजगार देने वाली सरकार बनेगी, 5 लाख सरकारी नौकरी प्रत्येक साल देने वाली सरकार बनेगी। लेकिन ये क्या बन गई? सीट बेचने वाली सरकार बन के रह गई है। एबीपी न्यूज के संवाददाता शशांक और अवधेश दोनों ही लगातार छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। वैसे कोई व्यक्ति हो, सिस्टम हो या सरकार, सुधार की शुरुआत गलती को कबूल करने से ही होती है। नीट पेपर लीक में भी केंद्र सरकार के मंत्री और बीजेपी शुरुआत में अपनी गलती नहीं मान रही थी, और अब झारखंड सरकार में शामिल कांग्रेस और जेएमएम पेपर लीक की बात स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। झारखंड सरकार और उनके मंत्री बार बार यही लाइनें दोहरा रहे हैं कि ये पेपर लीक नहीं बल्कि गड़बड़ी है। सीआईडी जांच पर्याप्त और अविश्वसनीय है, मतलब वो कह रहे हैं कि अविश्वसनीय जो कहा जा रहा है वो गलत है। सीआईडी जांच पूरी तरह से विश्वसनीय है, दोषी बचेंगे नहीं, लेकिन सीबीआई जांच नहीं होगी। अब अगर झारखंड सरकार को इतना कॉन्फिडेंस है कि जेपीएससी का पेपर लीक नहीं हुआ, तो फिर जनहित में हमारा ये सवाल है कि झारखंड सरकार छात्रों की मांगे मान क्यों नहीं लेती? मुख्यमंत्री सोरेन, जो खुद शिक्षा मंत्री भी हैं, प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात से आखिर बच क्यों रहे हैं? सीबीआई जांच करवाने की मांग मान क्यों नहीं लेते सीएम साहब? अगर पेपर लीक का यही केस किसी बीजेपी शासित राज्य में हुआ होता, तो क्या तब भी सीएम हेमंत सोरेन यही कहते जो अपनी सरकार में हुए पेपर लीक पर लगातार बोल रहे हैं? सुनिए मुख्यमंत्री को। कई लोग इसमें जेल भी जा चुके हैं, जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है। मजबूती से एजेंसी अपनी कामों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। इस विषय पर हम लोग बहुत कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ आगे निर्णय लेंगे। अभी हमारे गृह मंत्री जी से कोई बात नहीं हुई है। सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। वैसे ये सिर्फ झारखंड के सीएम सोरेन की दिक्कत नहीं है, बल्कि हमारे देश की सियासत का चरित्र ही यही है। जांच हो रही है, ठोस उपाय करेंगे। नीट का पेपर लीक हो या जेपीएससी का, दिल्ली हो, पंजाब हो, बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड, सरकारों के मुंह से यही घिसे पिटे डायलॉग सुन सुनकर छात्रों के कान पक चुके हैं। जब सत्ता में होते हैं तो जांच एजेंसियों पर भरोसा जताते हैं, जब विपक्ष में होते हैं तो उन्हीं संस्थाओं पर यह शक जाहिर करते हैं। अब बीजेपी को ही ले ले, जो नीट पेपर लीक की सीबीआई जांच पर भरोसा करने के लिए कह रही थी, अब जेपीएससी पेपर लीक पर राज्य की सीआईडी जांच पर भरोसा करने के लिए बीजेपी तैयार नहीं है। राहुल गांधी जी, अगर आप युवाओं के साथ हैं, चलो रांची, और रांची में मुख्यमंत्री आवास पे बैठकर, सड़क पे बैठकर धरना दो और मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगो। सेलेक्टिव एमनीसिया है राहुल गांधी जी को।
झारखंड की बात नहीं करेंगे? हमारे बच्चे नहीं है वो राहुल गांधी जी क्या? यहाँ की नौकरी को जेसीसी ने बेचा है और जेपीएससी ने भी वही काम किया है और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। झारखंड सरकार को लग रहा था कि नीट पेपर लीक के आगे जेपीएससी पेपर में हुई धांधलियों की क्या ही हैसियत है। यही सोच बीजेपी की भी नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन को लेकर भी थी, जो बाद में इतनी महंगी पड़ गई कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, जाना पड़ गया। अब झारखंड सरकार भी इस रिस्क को समझ रही है। सरकारी अधिकारियों का एक दल सीएम सोरेन का मैसेज लेकर धरना स्थल पर पहुंचा, जिसमें रांची के एसडीएम भी थे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की, सीएम सोरेन का मैसेज दिया और कहा कि सीएम सोरेन छात्रों से मिलना चाहते हैं, जिसके लिए 5 छात्रों का डेलीगेशन सर्किट हाउस चले। मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे आया हूँ। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपना 5 लोगों का एक डेलीगेशन बना लीजिए, जो लोग वहाँ जाके बात करेंगे। हमें इसी प्रस्ताव के साथ यहाँ भेजा गया है। ये जो संदेश भेजा गया है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भेजा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मैसेज लेकर पहुंचे रांची एसडीएम को प्रदर्शनकारी छात्रों ने उल्टे पैर वापस कर दिया। यह कह दिया कि अगर मुख्यमंत्री को बात करनी है तो उन्हें खुद धरना स्थल पर आकर छात्रों से बात करनी होगी। बातचीत सार्वजनिक मंच पर होगी, बंद कमरे में कोई वार्ता नहीं की जाएगी। जिस तरह नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र डू और डाई वाले मोड में प्रदर्शन कर रहे थे, अब रांची में भी छात्र वही नीति फॉलो कर रहे हैं। भूख हड़ताल कर रहे हैं, अपनी मांगे पूरी होने तक प्रदर्शन करते रहने के लिए पूरी तरह तैयार भी नजर आते हैं। झारखंड में पेपर लीक के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल पर बातचीत की है। महतो 2 अगस्त से अन्न जल दोनों छोड़कर आमरण अनशन पर थे। वांगचुक के कहने पर उन्होंने आमरण अनशन तोड़ा है, पानी पिया, लेकिन भूख हड़ताल जारी रखने की बात कही है और 7 अगस्त को विधानसभा घेराव करने का ऐलान भी किया। वांगचुक से बात करने के बाद देवेंद्र महतो ने एबीपी न्यूज से भी बातचीत की। उनकी ओर से क्या कहा गया, सुनिए। तो हमारा शर्त मानने पर मैं जल तो ग्रहण कर रहा हूँ, लेकिन अन्न ग्रहण नहीं करूँगा और यह भूख हड़ताल मेरा जारी रहेगी। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। 26 साल से सिर्फ झूठा वादा किया जा रहा है। हर परीक्षा में गड़बड़ी हो रही है। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट में एक लाइन था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। उसी प्रकार मुझे एक लाइन में बोलिएगा तो मैं कहूँगा हेमंत सोरेन बात करो या इस्तीफा दो। हम सिस्टम सुधार होगा तभी छात्र को न्याय मिलेगा। किसी का इस्तीफा आना और ना आना, इससे कोई छात्र को न्याय नहीं मिलता है। नीट के बाद जेपीएससी पेपर लीक ये सिस्टम की खामी बन चुकी है, जिसके खिलाफ छात्रों ने अपने हाथ में जो मशालें उठाई हैं वो सरकारों के लिए खतरे का अलर्ट है, क्योंकि पेपर लीक सिर्फ सिस्टम की नहीं बल्कि सरकार की साख पर भी सवालिया निशान लगाता है, जिसका सिर्फ एक ही समाधान है। परीक्षाओं में कमजोर सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, परीक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप खत्म किया जाए, पेपर लीक की तुरंत और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित की जाए और सबसे जरूरी, राजनीतिक दल इस मुद्दे को वोट बैंक का औजार बनाने से पूरी तरह परहेज करें, क्योंकि यह सियासत का नहीं बल्कि जनहित और देशहित का मुद्दा है, जिससे देश का भविष्य जुड़ा हुआ है, हमारे छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हुए जनहित में अब हम मिलावटखोरी से सावधान करने वाली एक महत्वपूर्ण खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि भारत में जिस तरह 100% शुद्धता की गारंटी कोई नहीं दे सकता, उसी तरह सामान मिलावटी नहीं होगा इसकी गारंटी भी कोई नहीं ले सकता। आप जो खा रहे हैं, आप जो पी रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे सब मिलावटी हैं। किसी भी चीज पर भरोसा करना बेहद मुश्किल हो गया है। इसीलिए आज हम मिलावटखोरों पर जनहित में प्रहार करेंगे।
आपके सामने दो वीडियो रख रहे हैं, एक यूपी का, दूसरा महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में नकली पनीर और घी बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नकली हल्दी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। मतलब घी, पनीर, मिठाइयों में मिलावट को तो हम भारत के लोग स्वीकार कर ही चुके हैं, लेकिन अब तो मसालों के नाम पर भी मिट्टी पत्थर बाजार में उपलब्ध हैं, वो भी एकदम बढ़िया पैकेजिंग के साथ। कानपुर में मिलावटखोरों के गिरोह का कारनामा दिखाते हैं, जहां पीतांबरा उद्योग नाम की फैक्ट्री में धड़ल्ले से नकली हल्दी बनाई जा रही थी। खाद्य विभाग की टीम ने जब छापा मारा तो वहां जमीन पर हल्दी के ढेर लगे पड़े दिखे। हल्दी की जांच हुई तो पता चला कि यह तो चावल का पाउडर है, जिसमें पीला रंग बनाकर हल्दी का कलर दिया जा रहा है। परफ्यूम डाला जाता है ताकि हल्दी की सुगंध आए। फिर इस नकली हल्दी को पैकेट्स बनाकर बाजार में सप्लाई किया जा रहा था, जिसे देखकर खाद्य विभाग की टीम भी हैरान रह गई। यहाँ पाया गया कि ये लोग चावल के कुछ एसेंस और कलर मिला के हल्दी बना रहे हैं, और इनके पास मिर्चा भी है, जिसमें भी रंग की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही है। इस तरह से करीब 4 लाख से अधिक का माल यहाँ पे सील किया गया है। 6 नमूने एडल्ट्रेंट्स के और इनकी हल्दी के, चावल के, कलर के यहाँ से संग्रह किए गए हैं, जिसको जांच के लिए भेजा जा रहा है। इनके लाइसेंस को इनकी ये कंडीशन देखते हुए निलंबित किया जाना प्रक्रियागत है। देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां मिलावटखोरों का रैकेट ना चल रहा हो। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में नकली दूध, नकली घी, नकली पनीर बनाने का खेल कितने बड़े पैमाने पर चल रहा था, उसे जब आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। यहां अमूल दूध डेयरी नाम की एक फैक्ट्री पर एफडीए की रेड हुई तो वहां भारी मात्रा में नकली पनीर, गाय का नकली घी और मिलावटी घी बनाने में इस्तेमाल होने वाले क्रीम का भारी स्टॉक बरामद हुआ। मिलावटी और नकली मिल्क प्रोडक्ट को बनाने के लिए डेयरी में बाकायदा बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थीं। मिलावट एक चीज होती है, लेकिन यहां तो पनीर, घी सब केमिकल से बन रहा था और इतने गंदे माहौल में चल रहा था कि देखकर आपको घिन आने लगे। नकली पनीर और क्रीम में कीड़े और मक्खियां पड़ी हुई दिखी। सारा सामान फैक्ट्री में टॉयलेट से लेकर हर जगह जहां तहां बिखरा हुआ था, पड़ा हुआ था। कार्रवाई के दौरान प्रशासन की टीम को डेयरी में सोयाबीन रिफाइंड ऑयल से भरे प्लास्टिक के ड्रम मिले। फैक्ट्री से जब्त पूरे सामान की कीमत करीब 3 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। जांच में सामने आया है कि सोयाबीन ऑयल से ही भारी मात्रा में एनालॉग या आर्टिफिशियल पनीर बनाया जा रहा था। अब आप ये भी समझ लें कि आर्टिफिशियल या एनालॉग पनीर असल में होता क्या है। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने मुंबई में डेयरी उद्योग से जुड़े एक व्यापारी से असली और एनालॉग पनीर का ये फर्क जाना, जिसे आपके लिए भी जानना और समझना बेहद जरूरी है। असली पनीर और एनालॉग पनीर में अंतर क्या होता है, भरत जी हमें सबसे पहले समझाइए। देखिए, पनीर जो असली बनता है वो दूध से बनता है, और दूध में भी कैसा होता है कि ताज़ा दूध, जैसे तबेले का भी दूध होता है, ठंडा दूध जो आता है पॉस्चराइज कर वो भी दूध होता है। तो ज़्यादा करके लोग जो है तबेले के दूध से भी बनाते हैं, और जो है पॉस्चराइज दूध आता है, जो ठंडा दूध आता है, उससे भी बनाते हैं। और इससे जो पनीर बनता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, नरम होता है, और खाने में भी और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। एनालॉग पनीर कैसे बनता है? देखिए, अब इसमें तो विशेषज्ञ हम तो नहीं है। अब जहाँ से ये बन के आता था, जो बनाता था, कहते हैं कि इसमें वनस्पति तेल भी वापरा जाता था, डिटर्जेंट भी वापरा जाता था, बहुत सारे केमिकल्स वापरे जाते हैं, जो कि सेहत के लिए कहीं न कहीं हानिकारक है। मिलावटखोरी सिर्फ एक स्टेट का मैटर नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि मिलावटखोरी तो ग्लोबल लेवल पर भारत की पहचान बन चुकी है। दुनिया भर में फूड क्वालिटी मापने वाली संस्था ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट में सबसे बड़ी आबादी वाला भारत 80वें स्थान पर है, जबकि कनाडा पहले और अमेरिका दूसरे पायदान पर। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत में मिलावटी सामान का मार्केट साइज करीब 2 लाख करोड़ रुपए आंका जाता है। FSSAI की जांच में पता चला कि पिछले 5 साल के दौरान खाने पीने के सामान के 20% सैंपल जिसमें मिलावट पाई गई थी। बाजार से इकट्ठा किए गए मसालों के सैंपल में 50% मसाले मिलावटी निकले। दूध और डेयरी उत्पादों के भी 30 से 40% सैंपल्स में मिलावट पाई गई। भारत में मिलावटखोरी कितनी बड़ी समस्या है,
ये आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे देश में मिलावटखोरी को गंभीरता से नहीं लिया जाता। खुद संसद में सरकार की ओर से कबूल किया गया कि मिलावटखोरी के मामलों में सजा की दर सिर्फ 3.3% है। मिलावटखोरी के 75% मामले तो जुर्माना भरकर निपटा दिए जाते हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप जरा सोचिए आगे आने वाला वक्त हम सब के लिए, हमारे बच्चों के लिए कितना मुश्किलों भरा रहने वाला है। मिलावटखोरी पर कब लगाम लगेगी, इसके खिलाफ कब बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा ताकि एक नजीर बनाई जा सके। सरकार को बेहद गंभीरता से इस ओर अपने कदम बढ़ानी चाहिए। आगे बढ़ते हुए अब वक्त है आज के जनहित स्पेशल का। जनहित स्पेशल में आज भी हम बात करेंगे कांवड़ियों की और उनकी जो दिखने में तो कांवड़ियों जैसे ही दिखते हैं लेकिन असल में होते नहीं हैं। शुरुआत हम 2 तस्वीरों और एक सवाल के साथ करेंगे और इस सवाल का जवाब आपको देना है। एक तस्वीर उन कांवड़ियों की है जो शिव की भक्ति में लीन रहते हैं। कांवड़ यात्रा में नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए आगे की ओर बढ़ चले हैं। त्याग और समर्पण का वो प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर उन कांवड़ियों की है जिन्हें कांवड़ियां कहना ही अपने आप में कांवड़ियों का अपमान है, जो तोड़फोड़ और हंगामा करते हुए कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, क्रोध का प्रदर्शन करते हैं, लोगों को पीटते हैं, पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं। तो इन तस्वीरों को लेकर हमारा सवाल यह है कि आप इनमें से कौन से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करना चाहेंगे। अगर आप अभी भी अपना जवाब तय नहीं कर पाए हैं तो ये रिपोर्ट देखिए, आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। लोगों को पीटते, गाड़ियों को तोड़ते, गाली गलौज करते, और ये भाग रहा, इसने मेरी कावड़ खंडित करी। पुलिस वालों पर दौड़ा दौड़ा कर हमला करते। ये कांवड़िए नहीं हो सकते। और अगर किसी को लगता है कि उत्पात, उपद्रव, हिंसा करते ये लोग कांवड़िए हैं तो ये उन सच्चे सात्विक शिव भक्त कांवड़ियों का अपमान है जिनके लिए कांवड़ भक्ति का मार्ग है। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं हुड़दंगई नहीं होनी चाहिए। याद रखना, ये सभी हुड़दंगई या कहीं कोई गुंडागिर्दी होती है, इस प्रकार के दृश्य जितने भी विरोधी हैं ये सभी लोग एक नोट करके रखेंगे और फिर कावड़ यात्रा को पूर्व की भांति प्रतिबंधित करने के लिए लोग एन केन प्रकारेण तमाम अन्य जगहों से दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। जो पुलिस वाले कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं उन पुलिस वालों पर ही कांवड़िया अटैक कर रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, ये देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार की है जहां कांवड़ियों ने कांवड़ खंडित होने पर पुलिस वाले को ही दौड़ा दिया। कहाँ भगेगा? लेकिन फिर सवाल ये कि क्या मारपीट करने से इन कांवड़ियों की कांवड़ पवित्र हो जाएगी? ये दूसरी तस्वीर भी हरिद्वार की है जहां एक कार कांवड़ियों को छू कर निकल गई। इस बात पर कांवड़िये इतने नाराज हो गए कि उन्होंने कार में जमकर तोड़फोड़ की। कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद से यात्रा मार्ग से एक नहीं ऐसी कई तस्वीरें आई हैं जहां कांवड़िये उत्पात मचा रहे हैं। कहीं कारों को तोड़ रहे हैं, कहीं पुलिस वालों से मारपीट कर रहे हैं, कहीं सड़क चलते किसी शख्स को पीट रहे हैं। आखिर इन कांवड़ियों को इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? कावड़ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दूसरे देशों में बैठे हुए, पाकिस्तान जैसे देशों में बैठे हुए आज आतंक की एक बात कह रहे हैं कि जब तक भारत में सनातनी सरकार रहेगी हमारे लोग के लोग मार रहे हैं और हमारे लोग इसी तरीके से मरते रहेंगे। मैं आपको इससे कह रहा हूँ, ये जांच का विषय और जांच हो भी रही है कि कहीं कावड़ को बदनाम करने के लिए उन्हीं लोगों की साजिश तो नहीं है। अगर ये कांवड़ियों के खिलाफ साजिश है
तो ऐसे उपद्रवियों को ढूंढना भी पुलिस प्रशासन का काम है। लेकिन हम इन कांवड़ियों से या कांवड़ के भेष में इन अपराधियों से एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या उत्पात मचाने से कांवड़ पवित्र हो जाती है? एक कांवड़िया कांवड़ खंडित होने का आरोप लगाता है और सैकड़ों कांवड़िये उत्पात करते हैं, क्या इससे कांवड़ खंडित नहीं होती? इनसे अच्छे तो ये पुलिस वाले हैं जो इन सब के बावजूद कांवड़ियों के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे। कुछ कांवड़ियों द्वारा पुलिसकर्मियों की पिटाई की गई है, यह तथ्य पूर्णतः असत्य है। बीच बचाव करते समय थाना दौराला के एक हेड कांस्टेबल को हाथ, कंधे और फेस पर कुछ चोटें आई हैं। उत्पात करने वाले कांवड़िये न तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुन रहे हैं, न ही इन्हें भगवान शिव और इस यात्रा की मर्यादा का ख्याल है। ऐसे कांवड़ियों की पहचान भी जरूरी है और इनका इलाज भी। कांवड़ यात्रा की मूल भावना को दूषित करने वालों, धर्म की आड़ में उपद्रव करने वालों को कांवड़िया कतई नहीं कहा जा सकता। असली और नकली कांवड़ियों का फर्क आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। असली कांवड़िया शांत और अनुशासित रहते हैं, जबकि नकली कांवड़िया कांवड़ यात्रा के नाम पर हुड़दंग मचाते हैं। असली कांवड़िया रास्ते में किसी को परेशान नहीं करते, ट्रैफिक नियम का पूरा पालन करते हैं, जबकि उपद्रवी गाड़ियों को रोकता है, सड़क जाम करता है, अपनी ताकत दिखाता है। असली कांवड़िये महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों का सम्मान करते हैं, जबकि नकली कांवड़िये गाली गलौज करते हैं, महिलाओं से बदसलूकी, बदतमीजी करते हैं। असली कांवड़िये साफ सुथरे और मर्यादा के साथ यात्रा करते हैं, नकली कांवड़िये नशा करके गुंडों जैसा व्यवहार करते हैं। असली कांवड़िया यात्रा को भक्ति का माध्यम मानता है, वो प्रदर्शन नहीं करता, जबकि नकली कांवड़िये यात्रा को गुंडई और दबंगई दिखाने का जरिया बना लेते हैं। कांवड़ यात्रा का मकसद क्या होता है? कांवड़ यात्रा एक धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठान है। श्रद्धालु पवित्र नदियों से जल लाकर अपने अपने गांव में, शहर के शिवालयों में भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। इस यात्रा का यही उद्देश्य है, भगवान शिव की आराधना करना, मन की शुद्धि और तप करना, मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करना, भक्ति और अनुशासन का अभ्यास करते रहना। कांवड़ यात्रा मूल रूप से श्रद्धा और तपस्या का मार्ग है। ऐसे लाखों कांवड़िये इस बार भी यात्रा में शामिल हैं, जो नियमों और मर्यादा के साथ सिर्फ भक्ति का रास्ता तय कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें देखकर दूसरों को भी प्रेरणा मिल जाती है। हर साल लाखों शिव भक्त कांधे पर भारी कावड़ उठाए नंगे पैर ऐसे ही सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हैं, बिना थके, बिना रुके। पैर थकते हैं, लेकिन भोलेनाथ पर उनका यकीन, हौसला बढ़ाता रहता है। लेकिन कावड़ यात्रा सिर्फ भक्ति की यात्रा नहीं है, ये संस्कार, विरासत, सामूहिकता और पारिवारिक मूल्यों का महापर्व भी है। चंडीगढ़ से कांवड़ यात्रा में आया ये परिवार सबका दिल जीत रहा है। एक बहू अपनी सास की पालकी कंधे पर उठाकर उनका संकल्प पूरा कर रही है। पति के साथ ये महिला हरिद्वार से चंडीगढ़ तक ये यात्रा पूरी करेगी। रास्ते में जो जो इस परिवार को देख रहा है, उन्हें आशीर्वाद दे रहा है। परिवार के प्रति समर्पण की ऐसी कहानी सिर्फ कांवड़ यात्रा में ही देखने को मिलती है। मामा से बहुत प्यार करता हूँ। श्रवण कुमार कावड़ है, चंडीगढ़ जाएंगे और अपने मामा से, पूरी फैमिली से लंबी उम्र की दुआ मांगता हूँ। इस बार कावड़ यात्रा में आस्था के साथ प्रेम की भी मिसाल देखने को मिल रही है। एक प्रेमी जोड़ा 111 लीटर गंगाजल लेकर भोलेनाथ की भक्ति के लिए निकला है, इस उम्मीद में कि शिव शंकर की उन पर कृपा होगी और उनका परिवार शादी के लिए राजी हो जाएगा। हमारा है कि हमारे घर के माध्यम में और शादी हो जाए। इतना भैया पैन ने सब पता, फिलहाल में भोले बाबा के ऊपर छोड़ रहा को, अगर हो जाएगा तो क्या शुद्ध गुना। अब आप 12 साल की इस नन्ही कावड़िया को देखिए। 12 साल की उम्र में ये कावड़ लेकर निकली है, लेकिन इसका अंदाज बाकी सबसे अलग है। हरियाणा से ये बच्चे अपने माता पिता के साथ खिलौने वाली मिनी बाइक पर आई है। भले ही ये पैदल नहीं चल रही है, लेकिन भक्ति के सारे नियम इसे कंठस्थ हैं। ये मैं भोले को लेके जा रही हूँ और अपने कभी मन करता है तब बाइक पे लेके जाती हूँ और पैदल भी लेके जाती हूँ कि भोले बाबा सबसे अच्छे हैं इस दुनिया में।
कावड़ियों की भीड़ में रावण बना ये कावड़िया सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है। मूलचंद त्यागी के इस अजब गजब भेष के पीछे शांति और सद्भाव का संदेश है। कावड़ यात्रा की एक और खासियत है, पिछले कई सालों से डिजाइनर कावड़ प्रचलन में आ गई है। इस बार दिल्ली से कावड़िए दीपक शर्मा ने अपनी कावड़ मैक्लेरन सुपर कार की थीम पर बनाई है। 5.5 करोड़ की मैक्लेरन कार के मॉडल वाली इस अनोखी कावड़ को देखने के लिए भीड़ लगी है। लोग इसके साथ सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। कार का ये मॉडल फाइबर से बना है। इसे बनाने में 8 लाख की लागत आई है। इस कावड़ में शिव की भव्य प्रतिमा लगी है। हनुमान जी को कार में ड्राइवर के रूप में दिखाया है। जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो उपद्रवियों को संभालें। उनसे निवेदन करें कि कांवड़ यात्रा उपद्रव करने के लिए नहीं होती है। देश भर में आजकल प्लास्टिक के नोटों को लेकर काफी कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा हो रही है कि जल्द ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लास्टिक नोट जारी करने वाली है। तो हम आपको बता देते हैं कि प्लास्टिक नोट का इंतजार खत्म होने वाला है। प्लास्टिक यानी पॉलीमर के नोट वित्तीय वर्ष 2028 में बाजार में आ जाएंगे। शुरुआत में छोटी करेंसी यानी 10 और 20 रुपए के नोट जारी होंगे। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस बात की जानकारी दी है। प्लास्टिक नोट एक खास तरह के सिंथेटिक पदार्थ से बने होते हैं। ये नोट ज्यादा टिकाऊ होते हैं, न तो जल्दी फटते हैं, न ही गंदे होते हैं और इन्हें धोया भी जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ऐसे नोटों की कॉपी यानी नकली नोट बना पाना बहुत मुश्किल होता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कागज के नोटों का क्या होगा। कागज के नोट बंद नहीं होने जा रहे। सरकार का कहना है कि अभी दोनों ही तरह के नोट सर्कुलेशन में रहेंगे। और अब आज का जनहित मंत्र, सफलता और संतोष दोनों का कॉम्बिनेशन ही जीवन है। सफलता एक पड़ाव है तो संतोष एक मंजिल। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।